बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द इन्फॉर्मेटिव चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि डन बेस वीज़ा क्या होता है और डिफरेंस क्या है डन बेस वीज़ा में एंड पेमेंट आफ्टर रीच में। और इसकी डील आप उसी सूरत में करें अगर 100% पेमेंट आप वीज़ा लगने के बाद करते हैं। अगर ट्रैवल एजेंट आपसे कुछ ना कुछ एडवांस की डिमांड करता है तो ये एक फ़्रॉड का साइन है, क्योंकि डन बेस वीज़ा का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। अगर आप पेमेंट आपने शुरू में करनी है तो ये फिर डन बेस वीज़ा नहीं होता। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि किस किस्म की सिक्योरिटीज़ ट्रैवल एजेंट आपसे ले सकता है, क्योंकि ट्रैवल एजेंट ने भी क्योंकि आपसे एडवांस नहीं लिया होता तो वो अपने आप को सिक्योर करने के लिए कि कहीं बाद में आप ये ना कह दें कि जी हमारा माइंड चेंज हो गया है, या किसी कोई मजबूरी ऐसी उससे बता दें कि जी इस वजह से हम नहीं जा सकते। तो जो एक्सपेंसेस ट्रैवल एजेंट ने अपनी पॉकेट से किए होते हैं उनको सिक्योर करने के लिए वो कुछ सिक्योरिटीज़ लेता है। वो सिक्योरिटीज़ किस किस्म की हो सकती हैं ये हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद ट्रैवल एजेंट किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स में इन्वेस्टमेंट करता है ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। और एंड पर जो कुछ निशानियाँ होती हैं, अगर कोई ट्रैवल एजेंट आपसे फ्रॉड करना चाहता है तो वो निशानियाँ मैं आपसे डिस्कस करूँगा। आप इजीली उसको इसकी जजमेंट कर सकते हैं कि वो एक जेन्युइन ट्रैवल एजेंट है या फिर वो एक जालसाज है। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले वीडियो के नीचे रेड सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन को प्रेस कर दें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है लेकिन आपको न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशंस नहीं मिलते तो बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ऑटोमेटिक नोटिफिकेशंस मिलते रहें। पहला पॉइंट कि व्हाट इज़ डन बेस वीज़ा। जैसा कि नाम से ही ज़ाहिर है कि काम होने के बाद आपने पैसे देने हैं। शुरू में आपने किसी किस्म का कोई एडवांस नहीं देना और सारी पेमेंट जो है वो वीज़ा लगने के बाद करनी है। नो वीज़ा नो पेमेंट, यानी वीज़ा नहीं लगा तो कोई पेमेंट नहीं। ये वीज़ा नॉर्मल वीज़े से इसका रेट काफ़ी ज़्यादा होता है, मैनी टाइम्स आप कह लें। यानी कि अगर लाइक यूके का वीज़ा आपके खुद से अगर आप अप्लाई करते हैं तो सारे चार्जेस मिलाकर फर्स्ट सपोज अगर आपके 50,000 खर्च होते हैं तो डन बेस में जो रेट चलता है वो तकरीबन 8,000 पाउंड्स, यानी वो तकरीबन 17.5 लाख के करीब जो मार्केट रेट है। इस तरह से ट्रैवल एजेंट आपसे डिमांड करते हैं। दूसरा पॉइंट के डिफरेंस क्या है डन बेस वीज़ा में और पेमेंट आफ्टर रीच में। तो डन बेस वीज़ा तो आपको पता है कि वीज़ा सिर्फ वीज़ा लग गया और आपने पेमेंट दे देनी है, लेकिन जो पेमेंट आफ्टर रीच है वो जिस भी कंट्री का आपने वीज़ा लगवाया है तो उस कंट्री में एयरपोर्ट से एग्ज़िट होने के बाद आपने पेमेंट करनी होती है। तो इस चीज़ के ट्रैवल एजेंट आपसे एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है और क्योंकि उसका रिस्क भी ज़्यादा हो जाता है तो इस वजह से वो एक्स्ट्रा चार्जेस लेता है इस चीज़ के। ये उन लोगों के लिए सूट करता है जो कि लेस एजुकेटेड हैं, उनमें कॉन्फिडेंस की कमी है। वो सोचते हैं कि वो एयरपोर्ट से नहीं निकल सकते या उन्हें कोई इंग्लिश की प्रॉब्लम होगी, तो वो फिर इस तरह की डील करते हैं कि आप हमें पेमेंट आफ्टर रीच जो है ना वो हमें दे दें, उसके जो एक्स्ट्रा चार्जेस हैं वो देने के लिए तैयार होते हैं। डन बेस वीज़ा की डील आपने उसी सूरत में करनी है अगर ट्रैवल एजेंट एग्री करता है कि वो सारी पेमेंट जो है वो वीज़ा लगने के बाद लेगा। अगर वो आपसे किसी किस्म का एडवांस मांगता है, चाहे थोड़ा सा एडवांस ही क्यों ना हो, कोशिश तो वो करेगा कि वो आपसे ज़्यादा से ज़्यादा एडवांस ले सके। लाइक कुछ केसेस में लाइक माल्टा वर्क परमिट के लिए लोग जो हैं वो 1,000 यूरो जो है वो एडवांस में लेते हैं और बाकी 8,000 यूरोस जो हैं वो कहते हैं कि जी वीज़ा लगने के बाद आपसे लेंगे। तो आप देखें कि 1,000 यूरो थोड़ी सी अमाउंट नहीं है, तकरीबन पाकिस्तानी 2 लाख रुपए बनते हैं। तो वो कितने लोगों से वो 2-2 लाख रुपए लेके एट द एंड या तो वो मार्केट से भाग जाएगा, या फिर अगर वो वापस करता भी है तो वो कुछ ना कुछ स्टोरी सुना के उन पैसों में से आपकी डिडक्शन करेगा कि जी मैंने फ़लानी जगह पे खर्च किए थे, फ़लानी जगह पे खर्च किए थे। तो वो इस तरह से कटौती करके आपको पैसे वापस करेगा। तो आपने कोशिश करनी है कि एडवांस बिल्कुल नहीं देना, बल्कि अगर डन बेस पे अगर आप डील करते हैं तो वैसे भी ये जो डन बेस का जो कंसेप्ट है उसके ही ख़िलाफ़ है। अगर आप उसको एडवांस देते हैं तो फिर वो डन बेस है ही नहीं, ये तो उसके रूल्स के ख़िलाफ़ है। अगर ट्रैवल एजेंट ने आपसे किसी किस्म का एडवांस नहीं लिया तो ये उसका राइट है, ज़ाहिर बात है, उसने भी एक्सपेंसेस आगे करने होते हैं। तो वो आपसे दो तरह की सिक्योरिटीज़ ले सकता है।
एक सिक्योरिटी तो ये हो सकती है कि वो आपसे बोलेगा कि एक नया बैंक अकाउंट हम खोलेंगे जो कंबाइंड बैंक अकाउंट होगा, उसमें जो तयशुदा अमाउंट होगी वो उसमें रखवाएंगे, और जिस वक्त वीज़ा लग जाएगा आप और वो ट्रैवल एजेंट दोनों साइन करेंगे चेक पर, और वो चेक जो है वो ट्रैवल एजेंट अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लेगा, उसको उसकी पेमेंट मिल जाएगी और वो आपका जो पासपोर्ट आपको वो हैंड ओवर कर देगा। दूसरी जो गारंटी है वो हो सकती है चेक गारंटी। चेक गारंटी में ये है कि आप उतनी अमाउंट जो आप तय करते हैं उस अमाउंट का आप चेक फिल करके साइन करके सिक्योरिटी के तौर पर किसी थर्ड पर्सन के पास रखवा देते हैं। तो जिस वक्त आपका वीज़ा लग जाता है ट्रैवल एजेंट आपको पासपोर्ट हैंड ओवर कर देता है और वो जो चेक है वो कैश करवा लेता है। जो पहले वाला जो केस है ये आपके हक में बेहतर नहीं है, क्योंकि इसमें वो आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है, क्योंकि वो अमाउंट आप बैंक से निकलवा नहीं सकते जब तक कि दोनों ही उस पर साइन नहीं करते। तो वो एंड पर आपको ब्लैकमेल भी कर सकता है कि आप मुझे इतने पैसे दें तो मैं साइन करूँगा, इसलिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए बेटर गो फॉर द नेक्स्ट ऑप्शन। अच्छा, ट्रैवल एजेंट की जो इन्वेस्टमेंट है वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स में होती है, उसमें जो फर्स्ट है वो तो इनविटेशन या स्पॉन्सर लेटर जो है इसके लिए वो अरेंजमेंट करता है, इस पर उसके एक्सपेंसेस हो सकते हैं। उसके अलावा जो आपका बिज़नेस प्रूफ शो करने के लिए कि आपका वाकई आपका एक जेन्युइन बिज़नेस है, उसके लिए आपकी बैंक स्टेटमेंट बना देगा, NTN जो है आपका टैक्स रिटर्न्स, चैम्बर लेटर, अकाउंट्स जो है वो मैच करेगा। स्पेशली जो ब्रिटिश एम्बेसी है वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेती है कि अगर आपकी जो बैंक अकाउंट में ट्रांजैक्शंस हैं वो रिफ्लेक्ट नहीं कर रही, मैच नहीं कर रही आपके अकाउंट्स के साथ या आपके जो सर्कमस्टांसेस हैं उसके साथ कोई सडन ट्रांजैक्शंस हो गई हैं, तो वो इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लेते हैं और आपका वीज़ा रिफ्यूज़ कर देते हैं। और अगर आपकी कंपनी है तो आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है, ये सारी चीज़ें हैं जो वो ट्रैवल एजेंट अरेंज करेगा। इसमें उसकी समटाइम्स अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट हो जाती है। फ्रॉड ट्रैवल एजेंट की कुछ निशानियाँ होती हैं कि वो कैसे आप उसे परख सकते हैं। पहली बात तो ये कि वो आपसे कोशिश करेगा कि जो एम्बेसी की फ़ीस है इस मद में आपसे कुछ पैसे जो है ना वो इकट्ठे कर ले। सेकेंडली वो आपसे ये बोलेगा कि मैंने अप्रूवल लेटर मंगवाना है, उसके चार्जेस आप पे करें, या फिर वो आपसे ये बोलकर कुछ ना कुछ पैसे ले लेगा कि आप मुझे कुछ ना कुछ एडवांस पे करें, 25-30 हज़ार 50 हज़ार वो कोशिश करेगा आपसे एडवांस की मद में ले ले। तो आपने कोशिश करनी है कि उसके साथ डील ये करनी है, पहले तो आप उसको समझाएं कि यार ये तो डन बेस बनता ही नहीं है, अगर पैसे शुरू में देने हैं तो फिर तो डन बेस का कंसेप्ट ही ख़त्म हो गया। डन बेस तो ये है ना कि पेमेंट आपने काम होने के बाद करनी है। अगर एडवांस ही दे दिया तो वो तो थोड़ा थोड़ा एडवांस लोगों से इकट्ठा करके अपनी जो मंथली है इनकम अपनी बनाएगा और बाद में आपको स्टोरी सुना के वो आपको जो एडवांस है वो मार लेगा। तो कोशिश करनी है कि इस तरह के जो जालसाज लोग हैं उनसे आपने बचना है। यूके विज़िट वीज़ा और माल्टा वर्क परमिट, इन दोनों के ऊपर मैंने बड़ी कम्प्रिहेंसिव वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप इन्हें देखना चाहते हैं तो ऊपर आई कार्ड पर क्लिक करके या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक्स दे दूँगा, वहाँ से आप इन वीडियोस को चेक कर सकते हैं। इनको चेक करने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल सकती हैं कि आप यूके के वीज़ा कैसे अप्लाई कर सकते हैं और माल्टा के वर्क परमिट के लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं और इसको अप्लाई करने का तरीका है। ये मैंने डिटेल के साथ इन वीडियोज़ में बता दिया है। नाज़रीन, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक करके एक अच्छा सा कमेंट भी पास कर दें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ में मौजूद जो बेल का आइकन है इसे ज़रूर प्रेस कर दें ताकि जो आपको आने वाली वीडियोस हैं उनका नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।